ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलो अब बात करते हैं हम रेगुलर फाल्सी मेथड की। तो पिछले से पिछले लेक्चर में जब इनिशियली मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से अलग अलग मेथड काम करते हैं, उस समय मैंने आपको रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में भी बताया था। तो ये जो रेगुलर फाल्सी मेथड है, इस मेथड में हमने दो इनिशियल पॉइंट लिए थे। भाई इसके अंदर क्या किया था, दो इनिशियल पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट था P और एक पॉइंट था Q। ये दो पॉइंट को हमने एक चाप द्वारा मिलाया, एक सेकेंड द्वारा मिलाया, और वो चाप जहां पर इस x अक्ष को काटे, उस x अक्ष पर हमने इसका अप्रोक्सीमेशन, दूसरा अप्रोक्सीमेशन लिया और उस पर y की वैल्यू क्या होगी उसको हमने तय किया। अब ये P पॉइंट जो है वो सरक के यहां पर आ गया है, P पॉइंट सरक के P से यहां पर आ गया। अब इस P को और Q को मिलाया और यहां पर हमने दोबारा देखा कि x3 की वैल्यू फिर एक पॉजिटिव आई। ठीक है, अब हमने इसको और इसको मिलाया। अब इस जगह पर जहां पर काटा उस जगह तीसरा पॉइंट आया। इस तरीके से हम क्या हो रहा है, हम जो है P से चलते 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 और इस x अक्ष के ऊपर ये y एक्सिस को, ये कर्व जो है जहां काट रही है इस x अक्ष को, उस पर हम पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन मेथड कहलाता है। इसको लीनियर इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल सीकेंड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई ये रेगुलर फाल्सी मेथड मैंने बता तो दिया था कि भाई जो पहला अप्रोक्सीमेशन है, यदि x0 और x1 शुरुआती अप्रोक्सीमेशन है तो x2 का मान ये होगा। पर ये आया कहां से, ये आया कहां से, इसको भी तो मालूम करें। तो भाई इसको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक्चुअली जैसा आपने देखा कि इसके अंदर दो पॉइंट्स लिए गए हैं, उन पॉइंट्स को मिलाया गया है और वो जो सीकेंट है, वो जो चाप है, उसके बारे में बात की गई है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो लिया है वो x0 लिया है, तो x0 की कॉरेस्पॉन्डिंग y0 वैल्यू होगी। ठीक है ना, और ये वैल्यू क्या है, ये है P। इसी तरीके से दूसरी एक वैल्यू होगी जो कि x1 मान होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का मान y1 होगा। ये तो हमने निकाल ही लिया था। तो जब बात की थी, देखिए मैं इसका फिगर भी बना देता हूं जिससे अपने को याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ये है और ये है। ठीक है, अब हुआ क्या था, दरअसल ये था कि मैंने, ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे P और Q बिंदुओं को मैंने मिला दिया। ठीक है, और जहां पर भी ये P मिला है, जहां पर ये x अक्ष को काट रहा है, इससे मैंने ये वैल्यू ली। तो ये जो आया नया अप्रोक्सीमेशन आया, और इसके बाद मैंने इसको और इसको मिलाया और इसके बाद यहां पर वैल्यू आई, इसको नया अप्रोक्सीमेशन बोला। यही कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो भाई देखिए क्या करते हैं। दरअसल ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो जब मुझे यहां निकालना है, तो ये है क्या, ये PQ रेखा जहां पर भी x अक्ष को काट रही है, ये वही तो पॉइंट है। तो भाई PQ, इक्वेशन ऑफ द PQ, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ PQ लाइन क्या होगी, ये होगी, हमको पता है किस तरीके से निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी है। तो y माइनस y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 इंटू x माइनस x0। यही होती है लाइन। ठीक है ना। और ये PQ लाइन जिस जगह पर x एक्सिस को काटेगी, उस जगह पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये
उसका कटान बिंदु है एट एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको मैं कहता हूं कि प्रथम उसका सन्निकटन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। और उस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का नाम में जो है वो रख देता हूं x1। तो ऐसे में ये इक्वेशन मेरी क्या चेंज हो जाएगी, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 और यहां पर x2 माइनस x0। ये x2 आ गया ना। तो x2 की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है, सीधी सी बात है यहां पर। तो भाई ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x2 की वैल्यू आती है, सीधी सी बात है। आया यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा माइनस y0 मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस x0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर दूं। मैं y1 माइनस y0 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x0 इंटू y1 माइनस y0, और इधर क्या है माइनस y0 x1 माइनस x0। जरा ध्यान से देखिए, y0 x1 और y0 x0, इधर देखिए y0 x0 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ y0 x0 माइनस माइनस प्लस। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो चीज है ये इधर ले जाएंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनली, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x0 y1 माइनस y0 x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y0 मल्टीप्लाइड बाई x2। x2 यहां पर छोड़ दें, इसको इधर ले जाएं तो मेरे पास फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आपके सामने। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो हमने तय किया था, जो हमने जाना था। ठीक है, और यदि इसको nth nवें मान तक ले जाने की बात हम करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो x n प्लस 1 जो है वो आता है, ये है y n x n माइनस 1 माइनस एक्स एन वाई एन माइनस 1 अपॉन वाई एन माइनस वाई एन माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला फाइनली आता है जिसको कि हम बोलते हैं रेगुलर फाल्सी। देखिए इंपॉर्टेंट यही बात थी कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, दरअसल जो हम काम करते हैं वो इस फॉर्मूले पर बेस होता है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो चलिए हमारे को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल वही ले रहे हैं हम वापस से, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे को एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका हमको रेगुलर फाल्सी मेथड से हमको रूट निकालना है। तो भाई कैसे निकालें, x की वैल्यू 2 पर मेरे पास y की वैल्यू जो आती है वो आती है -7। ठीक है, और x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू आती है 1। यानी अब मेरे पास क्लियर कट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि मेरा रूट जो है वो इन दो वैल्यूज के बीच में स्थित होगा। ये बात यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने जो रेगुलर फाल्सी मेथड को हमने जो एस्टैब्लिश किया है वो इसी बात पर एस्टैब्लिश किया है कि y की एक वैल्यू तो x अक्ष के नीचे है और y की दूसरी वैल्यू x अक्ष के ऊपर है, तभी हम सीकेंट को जोड़ रहे हैं और उससे हम नई वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास इनिशियल मान x0 का ये आ गया और x1 का ये आ गया।
और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y0 ये आ गया और y1 ये आ गया। तो भैया अब x2 अगर निकालना है तो x2 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 x0 माइनस y0 x1 अपॉन y1 माइनस y0। ठीक है, तो y1 x0 यानी कि 1 इंटू 2 माइनस y0 यानी कि -7 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस -7। ठीक है, यानी 2 प्लस 21 अपॉन 8 यानी कि 23 अपॉन 8। तो ये 16 4 3 7 64 2.88 इस तरीके से अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी। तो ये x2 की वैल्यू आ गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं वापस से y की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि मेरे को क्या निकालना होगा, 2.88 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2.88 प्लस 1, इस वैल्यू को मुझे निकालना होगा। और ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव आती है तो मैं एक वैल्यू तो लूंगा x0 और दूसरी वैल्यू लूंगा x2, और यदि ये नेगेटिव आती है तो मैं एक वैल्यू लूंगा x2 और दूसरी वैल्यू लूंगा x1, इनके बीच में मैं कैलकुलेट करूंगा। तो रेगुलर फॉल्स में बस हमको फाइनली इतना सा ध्यान रखना है कि अब हम नेक्स्ट इटरेशन जो लेंगे उसके अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, उसके अनुसार हम आगे की इटरेशन को करेंगे। ये रेगुलर फॉल्सी मेथड था। तो अब रेगुलर फॉल्सी मेथड के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे मेथड को जानेंगे जो कि है हमारा इटरेशन मेथड। तो इटरेशन मेथड का भी सीधा सा फंडा जो है वो ये है कि भाई जो हमारे जैसे ग्राफिकल मेथड में करा था ना हमने, कि हम जो भी इक्वेशन हमारी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उन दो पार्ट्स को हम इस तरीके से, और दो पार्ट में भी डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि हम पार्ट इस तरीके से करते हैं कि एक तरफ तो x होता है और दूसरी तरफ दूसरी वैल्यूज होती है। तो इससे हमको क्या होता है कि एक इटरेटिव मेथड तैयार करने में आसानी होती है। कैसे होता है ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए आप रेगुलर फॉल्सी मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।